एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करेंगे जो कि है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो देखिए, इस चैप्टर की स्टार्टिंग कुछ ऐसे है कि वर्ल्ड वॉर वन 1914 में दो पावर्स के बीच में लड़ा जा रहा था, अलाइड पावर एंड सेंट्रल पावर। अलाइड पावर में थे इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड इसको 1918 के अंदर जब वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हुआ तो यूएसए ने भी इनकी हेल्प की थी। और इसके अलावा सेंट्रल पावर में थे जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एंड ओटोमन टर्की। ठीक है, ये दो ग्रुप्स बने थे जिसमें ये कंट्रीज़ थे जो वर्ल्ड वॉर वन लड़ रहे थे। तो इस टाइम पे क्योंकि अब जर्मनी हार गई थी तो उसने सरेंडर कर दिया था। तो उस टाइम पे अब लोगों को ज़रूरत हो रही थी कि हमें कोई ऐसा सरकार चाहिए या कोई ऐसी रूल्स चाहिए जो कि लोगों के लिए काम करे, क्योंकि कंट्रीज़ आपस में लड़ रही थी, वर्ल्ड वॉर हो रहा था, जिससे जो गवर्नमेंट वगैरह है वो इन्हीं सब चीज़ों में बिज़ी थी। कॉमन पीपल का कोई ध्यान रखने वाला नहीं था, उनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे, कोई फैसिलिटीज़ का इंतज़ाम नहीं था। तो अल्टीमेटली जो कॉमन लोग हैं, जो आम जनता थी जर्मनी की, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी। तो इसी से रिलेटेड एक वेमर रिपब्लिक बनाया गया, एक तरीके की संस्था आप समझ लीजिए, इंस्टीट्यूशन, जो कि लोगों की प्रॉब्लम सुनेगी, उनके लिए काम करेगी। ठीक है, तो 1919 में बनाया गया था एंड ये 1933 तक ये वेमर रिपब्लिक ये भी ख़त्म हो गई थी। तो 1919 टू 1933 तक वेमर रिपब्लिक ने अपना रोल प्ले किया जर्मनी के अंदर। और इसके थ्रू जो ये वेमर रिपब्लिक इस्टेब्लिश की गई थी, तो इससे जर्मनी के अंदर डेमोक्रेसी तो इस्टेब्लिश हो गई थी। अब डेमोक्रेसी कैसे, क्योंकि इसमें एडल्ट्स एंड वुमेन दोनों ही वोट करके अपनी सरकार चुनते थे। लेकिन इसके बाद एक ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन किया गया था। इससे क्या था कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सली थी उसके थ्रू ये माना गया कि जर्मनी जो है, जो कि अलाइड पावर से हार गई थी, वो उनके साथ फ्रेंड हो जाएगी। मतलब कुछ ऐसे अलाइड पावर ने कुछ आप कह सकते हैं कंडीशंस रख दिए थे कि अगर आप ये करोगे तो हमारे बीच का जो झगड़ा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा एंड वी कैन बी लाइक अ फ्रेंड्स। ठीक है, समझौता बेसिकली करवा रहे थे जर्मनी से अलाइड पावर्स में इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड यूएसए थे। तो देखिए, उन्होंने अब ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के तहत अलाइड पावर्स ने जर्मनी से क्या क्या डिमांड रखा कि 13% टेरिटरी उन्होंने ऑक्युपाइड कर लिया, 75% आयरन, 36% कोल एंड डीमिलिटरलाइज जर्मनी में मिलिटरलाइजेशन ख़त्म हुआ। एंड इसके अलावा 6 बिलियन यूरो भी ले लिए थे जर्मनी से अलाइड पावर्स ने। इसके अलावा अभी जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस है ये पूरा ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन इसको नवंबर क्रिमिनल भी कहा जाता है। नवंबर क्रिमिनल इसलिए क्योंकि नवंबर के महीने में ही इसको साइन किया गया था। ठीक है, तो कुछ लोग नहीं चाहते थे कि ये ख़त्म हो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। यूरोप के अंदर 1923 में बहुत ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेमेशन हुआ जर्मनी के अंदर। तो मान लीजिए जो फ्रांस का रूअर जगह था वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। यूएसए ने जर्मनी की हेल्प की थी। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, यूएसए अलाइड पावर में है एंड जर्मनी सेंट्रल पावर में। तो जो सेंट्रल पावर है वो अलाइड पावर से हारी थी। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि यूएसए जर्मनी को हेल्प कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस थी कहीं ना कहीं यहाँ पर उसका रोल है। तो 1929 में यूएसए ने जर्मनी की हेल्प की थी, जिसमें ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ये सब मुद्दे में उसने जर्मनी का साथ दिया एंड आउटकम प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प की। 40% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिर गई थी जर्मनी के अंदर। 6 मिलियन अनएम्प्लॉयड लोग बढ़ गए थे। क्रिमिनलाइजेशन मतलब बहुत ज़्यादा गलत काम होने लगे थे जर्मनी के अंदर, क्रिमिनल्स भर रहे थे। बिजनेस मतलब कहने का मतलब है कि जो भी मुनाफा, जो फ़ायदे की चीज़ थी वो सब कम हो रही थी, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, ये सब गिर रहे थे। और जो बेकार चीज़ थी जैसे क्रिमिनल, वो बढ़ रहा था। तो जर्मनी का बहुत बुरा हाल हो गया था उस टाइम पे। तो इसी टाइम पे हिटलर का राइज़ होता है, मतलब हिटलर का उजागर होता है। तो हिटलर जो है वो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करता है। ठीक है, एंड वर्ल्ड वॉर वन के टाइम जर्मनी में अगस्त 1947 के टाइम आर्मीज़ वगैरह सारी अब अरेंज हो चुकी थी। एंड इसके अलावा 1919 में हिटलर एक पार्टी ज्वाइन करता है विच इज़ जर्मन वर्कर्स पार्टी, और इसका हेड बन जाता है। फिर इस पार्टी का वो नाम चेंज करके, जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी रख देता है, जो कि बाद में यही नेशनल सोशल जर्मन वर्कर पार्टी, इसी को नाज़ी पार्टी का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसी पार्टी का नाम बदल देता है फिर से।
1928 के अंदर फिर इलेक्शन किए जाते हैं, जिसमें हिटलर जो है बहुत बुरी तरीके से हारता है, क्योंकि उस टाइम पे उसको कोई इतना नहीं जानता था एंड उसको सिर्फ 2.6% वोट मिले थे इस इलेक्शन में। तो काफ़ी बुरी तरीके से हिटलर जो है हारता है इस इलेक्शन के अंदर। फिर 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था एंड इसको भी अब क्योंकि इस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, तो हिटलर ने लोगों को अपना भरोसा दिलाया कि मैं आप लोगों के लिए करूँगा, आपके हक़ के लिए काम करूँगा, जो जो आपको राइट्स नहीं मिले हैं, जिसके आप हकदार हैं, आपको सिविल राइट्स दूंगा एंड आपकी हालत सुधारी जाएगी। और बहुत ही ज़बरदस्त स्पीकर है जो कि किसी को भी अपनी बातों में ले आता है। मतलब ही हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड स्पीकिंग पर्सनालिटी कि आप उसकी बातों में सहमत हो जाएंगे, वो इस तरीके से बोलता था। तो फिर 1932 में दोबारा से इलेक्शन होते हैं जर्मनी के अंदर, जिसमें नाजी पार्टी बहुत ही अच्छे वोटों के साथ 37% वोट के साथ जीत जाती है एंड हिटलर जो है पावर पे आ जाता है। फिर उसके बाद वो उसने अपने स्पीच में कुछ बहुत ही भारी भरकम जैसे डायलॉग्स बोलते हैं ना नेता सब इलेक्शन के टाइम, ये कर देंगे, जैसे हमारे इंडिया में 2 करोड़ जॉब्स देंगे, स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज बनवाएंगे, हाईवे बनवाएंगे, पता नहीं क्या क्या ये वो। तो उसी तरीके से उसने भी अपने इलेक्शन के कैंपेन में अपने इलेक्शन के वादों में क्या क्या बोला था कि वो जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बना देगा। ट्रीटी वगैरह जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस है, जिससे लोग पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, वो चाहते थे कि कैसे भी ख़त्म हो जाए, उसको ख़त्म करवा दूँगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दूँगा, क्योंकि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था जिसकी वजह से सबको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रुक गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, क्रिमिनल्स बढ़ रहे थे, बिजनेस ठप हो रहा था। तो उसने कहा था एम्प्लॉयमेंट बढ़ाऊंगा, डिग्निटी सबको इज्जत दी जाएगी, फॉरेन इंटरफेरेंस का भी मैं कंट्रोल करूंगा, ध्यान दूंगा कहाँ पे होना चाहिए कहाँ पे नहीं होना चाहिए। 30 जनवरी 1933 में जर्मनी के प्रेसिडेंट हिंडेंसबर्ग हिटलर को चांसलर ऑफ जर्मनी बना देते हैं, चांसलर बन जाता है फिर उसके बाद डेमोक्रेसी से वो डिक्टेटरशिप में चेंज कर देता है जर्मनी को। मतलब अब जहाँ पे जर्मनी एक डेमोक्रेटिक कंट्री हुआ करती थी, जहाँ पे इलेक्शंस होते थे, वहाँ पे वो डिक्टेटरशिप ला देता है। फिर 27 फरवरी 1933 को वहाँ के पार्लियामेंट में फायर लग जाती है। फिर 3 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट पास कर देता है, जिसके थ्रू जितनी भी पार्टीज़ है जर्मनी के अंदर वो सब बैन हो जाती है, सिर्फ एक ही पार्टी रह जाती है विच इज़ नाजी पार्टी, तो वही वहाँ पे सत्ता में रहेगी। तो हो गया डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश। फिर जालमार उसका एक एडवाइज़र होता है हिटलर का, जो उसको कंट्री चलाने में, जैसे कैसे हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसी तरीके से जालमार हिटलर का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या एडवाइज़र था। ठीक है, तो ये जो है फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन जो है वर्कर का, उनको कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट दूंगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया जाएगा। लीग ऑफ नेशन से 1933 में विड्रॉ कर लेता है जर्मनी को हिटलर। 1936 में राइनलैंड को वापस ले लेता है, जो कि अलाइड पावर ने छीन लिया था। ठीक है, 1938 के अंदर ऑस्ट्रिया प्लस हंगरी को भी जीत लेता है, 1 पार्टी 1 एम्पायर एंड 1 लीडर के स्लोगन के जरिए। फिर 1 सितंबर 1939 में सबको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, तो यहीं पे अब हिटलर शुरू करेगा। क्या करता है, जर्मनी से पोलैंड पे हमला कर देता है और फ्रांस और इंग्लैंड अब आपस में आ जाते हैं कि अब हम जंग मतलब वॉर करेंगे, तो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है। सितंबर 1940 में ट्रिपरटाइट पैक्ट साइन किया जाता है, जिसमें जर्मनी इटली के साथ जापान जुड़ जाता है और फ्रांस और इंग्लैंड एक साइड रहते हैं। फिर वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद जर्मनी जो है हार जाता है। मई 1945 में एटॉमिक बम ब्लास्ट किया जाता है जापान के 2 सिटीज़ में, हिरोशिमा एंड नागासाकी में। फिर नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या थी, देखिए ये वहाँ पे जो ब्लू आइज़ या ब्लॉन्डेड हेयर वाले थे उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी, क्योंकि कहते थे लोग कि इनसे बिल्कुल ही नाजिस का पर्सनालिटी पता चल जाता है देखते ही। ज्यूज़ से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे नाजीज़ एंड बहुत प्रॉब्लम करते थे। हिटलर भी बहुत नफ़रत करता था ज्यूज़ से, तो उसने ज्यूज़ को बहुत तंग किया था, बहुत बुरी तरीके से मारता था उन लोगों को, एक कमरे में बंद करके जहरीली गैस के थ्रू मार देता था वो। एंड इसके अलावा यूथ ऑर्गेनाइजेशंस बनवाए गए, क्योंकि हिटलर नहीं चाहता था कि जो ज्यूज़ हैं, कहता था कि जो ज्यूज़ के बच्चे भी हैं, फिर बच्चे बहुत जल्दी हर चीज़ समझते हैं, तो फिर वो बड़े होकर ये भी हमारे देश के लिए एक थ्रेट होंगे जर्मनी के लिए। तो वो उसने 10 से 14 के लिए एक जुंगवोल्क इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जो 14 ईयर्स के उनके लिए नाजी यूथ और वुमेंस के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया 1933 में। तो ये सब उसने इसलिए बनाया ताकि इसमें नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाई जाए और सब हिटलर की आइडियोलॉजी को माने, उसी को पूजे और ज्यूज़ का नामो निशान ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से नाजिज़म एंड द राइज़ ऑफ हिटलर चैप्टर होता है ख़त्म। समझ में आया तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सबको यूज़ हो जाए। थैंक यू।